वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। ओके फ्रेंड्स, आज का जो हमारा रीड लेवल फर्स्ट का जो वीडियो है उसमें हम एक नए लेसन की बात करेंगे। तो नए लेसन में हम बात करेंगे फाइबर्स की। फाइबर्स यानी कि रेशा। ठीक है, तो रेशे सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक रेशा और एक होता है कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्राकृतिक रेशों में। आज हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक रेशों को, तो अभी हम कृत्रिम रेशों को यहां से हटा देते हैं। प्राकृतिक रेशों में जो सबसे लोकप्रिय रेशा है वो है कपास। प्राकृतिक रेशों में जो सबसे लोकप्रिय रेशा है वो आप जानते ही हैं, कपास है। ठीक है, कपास का जो वैज्ञानिक नाम है वो है गोसिपियम स्पीशीज। गोसिपियम स्पीशीज ये हमारे कपास का बॉटनिकल नेम है। अब कपास की अगर हम बात करते हैं तो कपास सामान्यतः भारतीय मूल से संबंधित है। भारतीय मूल का पौधा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में कपास जो वस्त्र है वो हमें प्राप्त हुआ था। हमारे राजस्थान में भी बैराठ जो क्षेत्र है, बैराठ से वस्त्र की प्राप्ति हुई थी कपास की। ओके, तो कपास को हम गोसिपियम स्पीशीज कहते हैं। अब कपास जो है ये सामान्यतः पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हमारे भारत में ही बोया जाता है और हाल ही में इसका जो उत्पादन है वो भी सबसे ज़्यादा हमारे भारत में ही रहा। दूसरा जो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करने वाला जो है वो है चीन। कपास बोया कैसे जाता है? तो कपास बोया जाता है बागाती कृषि के अंतर्गत। बागाती कृषि, कपास बागाती कृषि के अंतर्गत बोई जाने वाली फसल है। बागाती कृषि के अंतर्गत का मीन ये होता है कि एक फसल को जब बार बार में बोया जाए, बोया जाने का मतलब है रोपा जाए, यहाँ पे है ना, बीज नहीं होते हैं, रोपण कृषि होती है, रोपण कृषि। लेकिन ये रोपण कृषि से थोड़ा सा पृथक है। रोपण कृषि में जब आप एक बार फसल बोते हो तो आपको कई वर्षों तक पुनः फसल बोने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि नारियल है। ठीक है, लेकिन बागाती जो फसलें होती हैं वो होती तो रोपण ही है, लेकिन ऐसी रोपण फसलें जिनको बार बार रोपा जाना होता है वो कहलाती हैं हमारी बागाती। ओके, अब अगर हम बात करते हैं बागाती में और कौन सी फसलें आती है कपास के अलावा, तो कपास के अलावा बागाती में हमारे पास आती हैं, कपास के अलावा बागाती में हमारे पास है चाय है, कहवा है, ठीक है, गन्ना है, ये बागाती फसलें हैं हमारी। ओके, तो अब अगर हम बात करें कपास के लिए, तो कपास से रुई, है ना, रुई और प्लस उसके बीज, बीज को हम बिनोला भी कहते हैं, बिनोला। ठीक है, रुई और बीज को पृथक करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ओटाई कहा जाता है। उस प्रोसेस को ओटाई कहा जाता है, हमारे राजस्थान की सामान्य भाषा में ओटाई। और कपास के बीजों को भी हम ओटाई कह देते हैं। कपास के जो बीज हैं यानी कि बिनोला एक तिलहन है, तिलहन है। इससे जो तेल की प्राप्ति होती है, इससे तेल की प्राप्ति होती है, वो उसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको ये कॉटन सीड ऑयल यानी बिनोला का तेल है वो यूज किए जाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, अब कपास पूरे विश्व का सबसे ज्यादा लोकप्रिय रेशा है ना, सर्वाधिक लोकप्रिय रेशा है। हमारे भारत में सबसे ज्यादा कपास होता है गुजरात में, और कपास से संबंधित जो अनुसंधान केंद्र है हमारे भारत में वो है मुंबई में। नाम है राष्ट्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हो जाता है हमारा पहला जो प्राकृतिक रेशा है वो। आगे हम बात करते हैं हमारे दूसरे प्राकृतिक रेशे पे, जिसको हम कहते हैं रेशम। ठीक है, रेशम का जनक चीन है, रेशम का जनक चीन है, और प्राचीन समय से ही भारत भी रेशम का उत्पादन करता रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। रेशम वास्तव में 5 प्रकार की होती है, जिसमें मलबरी, इरी, मूंगा, टसर और ट्रॉपिकल टसर।
ट्रॉपिकल टसर। ठीक है, पूरे विश्व में रेशम का उत्पादन जो करते हैं उसमें जो अग्रणी है वो चीन है। सर्वाधिक रेशम का उत्पादन करने वाला चीन है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मलबेरी, ईरी, मूंगा टसर और ट्रॉपिकल टसर, इन पांचों किस्मों का उत्पादन करने वाला, पांचों किस्में एक साथ उत्पादन करने वाला एकमात्र देश भारत है। ओवरऑल रेशम उत्पादन में भारत का सेकंड स्थान है। ओवरऑल रेशम उत्पादन में भारत का सेकंड स्थान है, वैसे चीन प्रथम है। कच्चा रेशम उत्पादन में जापान अग्रणी है। कच्चा रेशम उत्पादन में जापान अग्रणी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इनमें से जो मूंगा रेशम है, मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत प्रथम है। मलबरी जो रेशम है, मलबरी रेशम को हम शहतूती रेशम भी कहते हैं। भारत में शहतूती रेशम ही सबसे ज्यादा होती है, लेकिन मूंगा भी इतना उत्पादन हम कर देते हैं कि विश्व का सबसे ज्यादा मूंगा रेशम हमारे भारत में ही उत्पन्न होता है। अब रेशम की खेती जो होती है, मतलब रेशम उत्पादन जो होता है, उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम उत्पादन के लिए जब शहतूत की खेती की जाती है, शहतूत के पेड़ों को बोया जाता है, उनकी खेती की जाती है, तो उसे हम मोरी कल्चर कहते हैं। मोरी कल्चर कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो शहतूत की खेती मोरी कल्चर कहलाती है। ओके, ये बात हो जाएगी अपने रेशम के उत्पादन से संबंधित। आगे अगर हम बात करते हैं कि शहतूत का जो रेशम का जो कीड़ा होता है उसकी कौन सी अवस्थाएं होती हैं, उनमें 4 अवस्थाएं में से वो गुजरता है। अंडा, लार्वा, प्यूपा, कोकून, कोकून या कोया। ठीक है, ये रेशम के कीड़े की 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, जब लार्वा प्यूपा की अवस्था में आता है, जब लार्वा प्यूपा की अवस्था में आता है, ठीक है, तब ये एक लसलसा पदार्थ छोड़ने लगता है। उस लसलसे पदार्थ से ही क्या प्राप्त होता है? रेशम। ठीक है, उस लसलसे पदार्थ से ही क्या प्राप्त होता है? रेशम प्राप्त होता है। अतः रेशम के कीड़े को कोकून बनने से पहले ही इस प्यूपा की अवस्था में मार दिया जाता है और उस लसलसे पदार्थ को प्राप्त कर लिया जाता है। रेशम जो होता है, इस रेशम में 2 प्रकार की चीजें होती हैं रेशम में। एक तो रेशम में होता है फाइब्रिन यानी कि रेशा, और एक होता है सेरेसिन। सेरेसिन, फाइब्रिन एक रेशा होता है, ठीक है, और सेरेसिन एक चिपचिपा पदार्थ होता है। इन दोनों से मिलकर रेशम का धागा बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब जब रेशम हमें प्राप्त हो गया, कच्चा रेशम, जब हम उसका विरंजन करते हैं, रेशम को साफ करते हैं, प्रोसेस में लेकर आते हैं, तब हमें चाहिए होता हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड की आवश्यकता रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की हमें आवश्यकता रहती है रेशम का विरंजन करने के लिए। यहां तक कि हम सल्फर डाइऑक्साइड का यूज भी, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, आगे हम बात करते हैं। हमारा एक और कृत्रिम रेशा है, इंपॉर्टेंट है, लिनेन। लिनेन को, अच्छा, रेशम से संबंधित एक संस्थान बता दूं, भारत में ही है। रेशम से संबंधित संस्थान है बेंगलोर में, केंद्रीय रेशम प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र ये बेंगलोर में है। केंद्रीय रेशम प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र ये बेंगलोर में है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करते हैं हमारा जो अन्य है, हम बात करते हैं लिनेन। लिनेन, ठीक है, ये लिनेन भी एक प्राकृतिक रेशा ही होता है और ये फ्लेक्स नामक पौधे से प्राप्त होता है। फ्लेक्स नामक पौधे से प्राप्त होता है और लिनेन का जो जनक है वो मिस्र है। ठीक है, मिस्र की जो लिनेन है वो विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अब फ्लेक्स से हमें जो प्राप्त होता है लिनेन, उस लिनेन में 70% सेलुलोज ही होता है। 70% सेलुलोज होता है और इस
लिनेन का जो पहले पूर्व में जो प्रयोग किया जाता था, वस्त्र आज बनने लगे हैं सामान्य वस्त्र भी। पहले जब लिनेन का प्रयोग होता था तो वो हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन थिएटर्स हैं उनसे संबंधित जो ग्लव्स वगैरह आदि के निर्माण में इस लिनेन यानी सेल्यूलोज का प्रयोग होता था। ओके, इसके बाद है हमारे पास एक प्राकृतिक रेशा ऊन। ऊन वास्तव में क्या है? पशुओं के बाल ही तो है ना। ऊन पशुओं के बाल हैं। ऊन हमें प्राप्त होती है सामान्यतः भेड़ से, ठीक है। और भेड़ की ऊन काफी प्रसिद्ध रहती है। भारत में चोकला जो भेड़ है जो राजस्थान में पाई जाती है, शेखावाटी क्षेत्र में, आप जानते ही हैं, उस चोकला को भारतीय मेरिनो कहते हैं, क्योंकि मेरिनो जो भेड़ होती है ऑस्ट्रेलिया और रशिया में पाई जाती है, वो विश्व की सर्वोत्तम किस्म की ऊन का उत्पादन करती है भेड़, मेरिनो भेड़। तो वो इस चोकला को हम भारतीय मेरिनो कहते हैं। इसके अलावा ऊन हमें बकरी से भी मिला प्राप्त होती है, जैसे कि मारवाड़ी बकरी है, ठीक है, मोटी ऊन प्राप्त होती है, उससे गलीचे बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में भेड़ की जो ऊन होती है उसको अंगोरा कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में अंगोरा, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में भेड़ की ऊन को हम अंगोरा कहते हैं। तो अब ऊन वास्तव में किससे? ऊन क्योंकि बाल ही हैं तो ये सामान्यतः प्रोटीन से बने होते हैं। ऊन प्रोटीन से बनी होती है और ऊन का संश्लेषण करने के लिए जो हम केमिकल यूज करते हैं या जो क्रिया हम करते हैं उसको कार्बोनाइजिंग कहते हैं। कार्बोनाइजिंग, है ना। ऊन के संश्लेषण में जो हम मेथड काम में लेते हैं उसको हम कार्बोनाइजिंग कहते हैं। एक और है हमारे पास ऊन जो केंद्र है वो जोधपुर में है। ऊन विकास केंद्र है वो जोधपुर में है। एक और रेशा है हमारे पास, नाम है जूट, ठीक है। जूट से भी वस्त्र बनते हैं और पूरे विश्व में जूट के उत्पादन में वर्तमान में भारत ही अग्रणी है। जूट को हम सुनहरी रेशा भी कहते हैं। जूट सुनहरी रेशा भी कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जूट को हम सुनहरी रेशा भी कहते हैं। ओके, ये ध्यान रखना। और जूट से हमें वस्त्र भी बनते हैं और जूट का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल ही करता है। और जो जूट निगम है वो हमारे सिलीगुड़ी में स्थापित है। और सिलीगुड़ी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। सिलीगुड़ी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे प्राकृतिक रेशे। इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे कृत्रिम रेशों की, फिर हम बात करेंगे वस्त्रों का रख रखाव, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।